आज हम लोग बात करेंगे यशवंत सिन्हा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के केस के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड करा था कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यहाँ से राफेल डील से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर चोरी हुए हैं, तो हम लोग उनको एज अ वैलिड एविडेंस मानेंगे डिस्पाइट ऑफ द ऑब्जेक्शंस बाय द सीबीआई। यहाँ पे इस कोर्ट में 3 जजेस की बेंच थी, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ। और यहाँ पे जो केस है वो 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है जो कि प्रोवाइडेड किए गए थे एज अ एविडेंस, जो कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनी थी अराउंड द राफेल आर्म्स डील, जो कि 7.8 बिलियन यूरोज की एक वेपन्स डील थी, जहाँ पे 36 राफेल विमान खरीदे गए थे फ्रांस से। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी वो शुरू तब हुई थी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डिसीजन उन्होंने लिया और वो गए 2015 में पेरिस। और वहां पे उन्होंने डसॉल्ट एविएशन के पास कहा कि हम लोग आपको परचेज करना चाहते हैं प्लेन्स, और उसके लिए उन्होंने प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। और ये जो नेगोशिएशन चल रही थी ये 2007 से चल रही थी और 2015 में जाके ये नेगोशिएशन फाइनली कंप्लीट हो पाई थी। यहाँ पे जो ऑपोजिशन थी उन्होंने मिस्टर मोदी को एक्यूज करा कि वो बाईपास कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर डिफेंस एक्विजिशन, जिससे प्लेन जो एक्विजिशन खरीदने का तरीका प्लेन खरीदने का उसको वो बाईपास कर रहे हैं बाय बर्डनिंग द पब्लिक फंड्स। वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और वो इस डील का यूज करके एक लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं अपने दोस्तों को, जो उनकी चाहने वाली कंपनीज है उनको। और वो करप्शन को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो प्राइस है, जिस प्राइस पे विमान खरीदा जा रहा है, वो डिस्क्लोज करने से वो बच रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे महंगे में खरीद रहे हैं ताकि उनके साथियों को फायदा हो पाए। फिर 15 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ओकेजन या कुछ ऐसी चीज नहीं दिखाई देती है जो कि डाउट पैदा करे कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था मोदी जी गवर्नमेंट का वो जरा भी गलत हो। जब कोर्ट ने इस चीज को डिसमिस करा तो काफी सारी पिटीशंस यहाँ पे आई कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए विया द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। जब सीबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था उसके ऊपर, वहां पे फिर 2 जनवरी 2019 को मिनिस्टर्स यशवंत सिन्हा, अरुण शिरोए और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यहाँ पे एक अपील फाइल करी रिव्यू पिटीशन के तौर पे राफेल वर्डिक्ट के ऊपर। उसके बाद 6 मार्च 2019 को सीबीआई ने इन्फॉर्म करा सुप्रीम कोर्ट को कि जो डॉक्यूमेंट्स थे राफेल डील से रिलेटेड वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चोरी करे गए हैं। सीबीआई ने साथ ही साथ द हिंदू न्यूज़पेपर को भी थ्रेटन करा कि हम लोग आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर हम लोग आपको बुक कर लेंगे, क्योंकि आपने ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश करा है जो कि स्टोलन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स ने ये आर्ग्यू करा कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रिमूव करे गए थे इलीगली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि बिना अथॉरिटी के था। और वो एक ऑब्जेक्शन रेज करता है एज टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिव्यू पिटीशन, क्योंकि वो जो क्वेश्चन किया जा रहा है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, वो डॉक्यूमेंट्स आप ऑन रिकॉर्ड ले नहीं सकते, वो डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल नहीं है। यहाँ पे फर्दर अप्रैल 10 2019 को जो कोर्ट थी उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को डिसमिस करा जो कि किया जा रहा था सीबीआई के द्वारा कि जो डॉक्यूमेंट्स है लीक डॉक्यूमेंट्स उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और सब्सिक्वेंटली नवंबर में ऑफ 2019 सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया था फाइनली, कि जो राफेल डील थी उसके चैलेंज आपको करना है तो उसमें वो जो मेरिट है वो लैक कर रही, जो उनका डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का 2018 वाला वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स ने इस केस में ये आर्गुमेंट दिया, यानी कि सीबीआई ने ये आर्गुमेंट दिया कि जो अनऑथराइज रिमूवल था तीनों डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉम द इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि पिटिशनर्स यूज कर रहे हैं अपनी प्ली के लिए इस रिव्यू पिटीशन के अंदर, वो वायलेशन में है सेक्शन 3 और सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। इस एक्ट का सेक्शन 3 पिनलाइज करता है किसी भी ऐसे कलेक्शन का या पब्लिकेशन का ऑफ एनी डॉक्यूमेंट जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी को या फिर इंटेग्रिटी को हर्ट कर सकता है। और फर्दर सेक्शन 5 होल्ड करता है ऐसे पर्सन को लाइबल जो कि विलफुली कम्युनिकेट करता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हार्म कर सकती है देश की सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट को नेशन के। उसके बाद जो सेक्शन 123 है एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बार करता है किसी भी ऐसे डिस्क्लोजर को जो कि 3 डॉक्यूमेंट्स हैं पब्लिक डोमेन में। सेक्शन 123 ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड में आता है, जो किसी ऐसे अफेयर से रिलेटेड है जो कि नेशन के अफेयर से रिलेटेड है, एज एविडेंस है, तो उसको आप जब तक परमिशन आप नहीं लोगे फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड से आप जब तक परमिशन ले नहीं लेते हो तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं कर सकते हो, उसको आप पब्लिश नहीं कर सकते हो बाहर निकाल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के। उसको आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रहने देना होगा, वरना वो 123 ऑफ द एविडेंस एक्ट का वायलेशन होगा। यहाँ पे रिस्पोंडेंट से फर्दर ये बोला कि जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर कोर्ट को रिलाय नहीं करना चाहिए बिकॉज वो लोग इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड है, उनको गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया है।
उन्होंने फर्दर ये बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, क्योंकि इस एक्ट का सेक्शन 8 एग्जेम्प्ट करता है किसी भी ऐसे डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सिटीजन को, जो कि प्रीजुडिशियली इफेक्ट कर सकती है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। और लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ये दी हुई है कि अगर मान लीजिए ये जो एक्सेप्शन है ये, या फिर कोई भी ऐसी बात जो कि 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में दी हुई है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड है और वो आउटवे करती है उस हार्म को जो कि प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक होगा। ये सेक्शन 8 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने फर्दर ये भी आर्ग्यू करा कि जो सर्टेन स्टेट एक्शंस हैं वो परव्यू के बाहर है ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि वहां पे जुडिशरी अपना जजमेंट नहीं दे सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डोमेन में लाई करते हैं। लाइक जो अभी करंट मैटर है यहाँ पे, जो प्रेजेंट केस है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शंस हैं अगर उस पर जजमेंट आता है तो वो सिटीजन्स की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं थ्रेटन करेगा और देयरफॉर उसको डिसमिस कर देना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी कि ये गवर्नमेंट का यहाँ पे परव्यू आता है यहाँ पे, इसलिए जुडिशियल रिव्यू इस चीज़ का नहीं हो सकता। यहाँ पे जो मेन इशू था कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या जो 3 डॉक्यूमेंट पब्लिश किए गए हैं द हिंदू के द्वारा, क्या इनको इंक्लूड किया जा सकता है एप्लीकेंट के रिव्यू पिटीशन के अंदर जो राफेल डील में दिया गया है, और क्या उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या उसको कंसिडर कर सकती है या फिर नहीं। यहाँ पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजोरिटी ओपिनियन दिया 3 जजेस के बेंच के द्वारा। उसका हम लोग चलिए एक-एक करके पार्ट देखते हैं। जो पहला उसमें पॉइंट ये था वो ये था कि जो पब्लिकेशन हुआ था हिंदू के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स का, और फ्रीडम ऑफ प्रेस का आपस में क्या लेना-देना उसके बारे में उन्होंने बात करा। जस्टिस गोगोई ने पहले ये स्टेट करा कि अगर आप अप्रूवल के साथ ये देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है इस रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ 3 डॉक्यूमेंट्स जो कि हिंदू के अंदर पब्लिश किए गए, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं जो उन्होंने पब्लिश करा है। कोर्ट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंस हाईलाइट करी अपहोल्ड करने की फ्री प्रेस की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। उन्होंने रेफर करा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, प्रिंटर्स मैसोर लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स के केस को, और उसको रेफर करते हुए गोगोई सर ने ये कहा कि जो इम्पोर्टेंस है न्यूज़पेपर का वो गार्ड करता है पब्लिक इंटरेस्ट को बाय ब्रिंगिंग फोर द मिसडीड्स, मतलब जो गलत काम है और जो फेलिंग्स हैं और जो लैप्सेस है गवर्नमेंट की उनको वो फॉरवर्ड लाता है। तो अगर हम लोग ये नहीं अलाउ करेंगे तो ये सब चीज़ें कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। 10 यहाँ पे जो पब्लिकेशन हुआ है इन डॉक्यूमेंट्स का बाय द प्रेस वो है कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ कहीं ना कहीं साथ में उसके चलता है। यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर बात करी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के एस्पेक्ट के बारे में, जिसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश क्यों ना किया जाए, उसके लिए इंडियन कोर्ट्स ने वो प्रिंसिपल उठाया था फ्रॉम द यूएस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी इस केस के अंदर, उन्होंने कहा कि हम लोग एक प्रायर रिस्ट्रेंट है, हम लोग यहाँ पे इंजंक्शन चाहते हैं फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नोन एज द पेंटागन पेपर्स। और चीफ जस्टिस गोगोई ने इस बात को नोट करते हुए कहा कि जो वहाँ पे यूएस की सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने कोई भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास करने से डिक्लाइन कर दिया था, और उन्होंने ये हेल्ड करा कि वहाँ पे जो कांग्रेस है यानी कि वहाँ की जो लोकसभा है या फिर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसने ऐसी कोई भी पावर नहीं दी हुई है वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को कि वो उनकी अथॉरिटी को रोक पाए, कि वो पब्लिशिंग को रोक पाए। और अगर वो लोग अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए वहाँ पे एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास करते हैं तो वो एक अनऑथराइज्ड जुडिशियल लॉ होगा और वो वायलेशन में होगा ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि अगर हम लोग हर ऑर्गन को अलग अलग नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज होगा, तो फिर वो चीज़ करना गलत होगा। कोर्ट ने यहाँ पे ये रीज़न दिया कि उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई रीज़न ऐसा दिखता नहीं है कि वो कैसे या फिर क्यों जो अब प्रिंसिपल दिया हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स के केस के अंदर उसको वो अप्लाई ना करें इस प्रेजेंट केस के अंदर। और फर्दर मोर कोर्ट ने ये भी कहा कि नाइदर जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का या फिर कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने पास करा हुआ हो जो कि एग्जीक्यूटिव को यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको ये पावर देता है कि वो रिस्ट्रेन कर पाए पब्लिकेशन ऑफ किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स का जो कि एज अ सीक्रेट मार्क्ड है, या फिर उसको रोक पाए कि वो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ प्रेजेंट किया जा सके एज अ एविडेंस। देयरफॉर कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू पब्लिकेशन है ऐसे डॉक्यूमेंट्स का वो वेल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के, और वो बिल्कुल ऐसा गलत नहीं है कि अगर हिंदू ने उसको छाप दिया तो उसका एज एविडेंस नहीं लिया जा सकता। फर्दर कोर्ट ने बात करी सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के एस्पेक्ट के बारे में। इसमें कोर्ट ने रिजेक्ट करा इस आर्गुमेंट को कि सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट के अंदर
बार किया जाता है डिस्क्लोजर की जो तीनों डॉक्यूमेंट्स थे वो अनपब्लिश पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। रादर चीफ जस्टिस गोगोई ने ये नोट करा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही द हिंदू के मल्टीपल एडिशन में आ चुके थे और वो पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट हो चुके हैं, मतलब ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड्स का। उन्होंने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को रेफर करते हुए कहा कि जो सेक्शन 123 है उसके अंदर जो भी डिसीजंस हैं वो होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हाउएवर जो जजमेंट यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है वो अननेसेसरी है, जो कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही पब्लिक डोमेन में थे और एक्सेसिबल थे एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए। देयरफॉर ये जो आप कह रहे हो बातें ये एक मीनिंगफुल एक्सरसाइज है और ये अटरली फ्यूटाइल है कि कोर्ट यहाँ पे रिस्ट्रेन करे फ्रॉम रीडिंग एंड कंसिडरिंग द सेट डॉक्यूमेंट जो कि पहले से ही एक न्यूज़पेपर में छप चुके हैं और आप ये कह रहे हो कि ये एक अनपब्लिश्ड पब्लिक रिकॉर्ड है, इसको आप नहीं यूज कर सकते हो। फिर कोर्ट ने चौथे एस्पेक्ट के बारे में बात करी जो कि था इम्प्रॉपर प्रोक्योरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि अगर मान लीजिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कायदे से प्रोक्योर नहीं करे गए, इन अ प्रॉपर मैनर नहीं उनको लिया गया, तो क्या हम लोग को ये शट आउट कर देना चाहिए कि कोर्ट से उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहिए या फिर कोर्ट को उसको लेना ही नहीं चाहिए अपने परव्यू के अंदर? कोर्ट ने कहा कि अगर एक इम्प्रॉपर प्रोक्योरमेंट होता है तो वो प्रोक्लूड नहीं करेगा कोर्ट के कंसिडरेशन को कि कोर्ट उसको अपने डिसीजन को लेते हुए उसको अपने नज़र में रखे ही ना। रिलाइंग ऑन द केसेस ऑफ पूरन मल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, न्यू दिल्ली, इन्होंने कहा कि इस केस के अंदर जो पूरन मल का केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा है कि जो टेस्ट होता है एडमिसिबिलिटी का ऑफ एविडेंस, इट लाइज इन द रेलिवेंसी अनलेस वहां पे एक्सप्रेसली या नेसेसरली इम्प्लाइड है कि जो प्रोहिबिशंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर किसी ऐसे अदर लॉ के अंदर ऑब्टेन करने का उस डॉक्यूमेंट को वो उसको इलीगल सर्च बना देंगे और सीजर बना देंगे और तब तो वो भाई लाइबल नहीं होने चाहिए तब तक शट डाउन करने की, अनलेस एंड अनटिल उसको कॉन्स्टिट्यूशन या अदर लॉ के द्वारा आप गलत नहीं ठहरा देते। अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस ये जो प्रोक्योरमेंट किया गया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्होंने एस्पेक्ट की बात करी राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के। उसके अंदर इन्होंने कहा कि जो 2005 का एक्ट है वो एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जो कि प्रीजुडिशियली अफेक्ट करे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि सेक्शन 8 क्लॉज 2 के अंदर बात करी गई है। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के एस्पेक्ट के बारे में बात करी। उसके अंदर ये कहा गया था कि जो 2005 का एक्ट है वो एग्जेम्प्ट करता है ऐसे डिस्क्लोजर्स को ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि प्रीजुडिशियली इफेक्ट करती है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को ऑफ इंडिया को। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे नोट करा कि जो सेक्शन 8 क्लॉज 2 है उसके अंदर परमिट करा गया है ऐसे किसी भी डिस्क्लोजर को अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और वो आउटवे करता है किसी भी ऐसे हार्म को जो कि प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर उसको वो हार्म को आउटवे करता है तो वो चीज़ सही होगी। फर्दर मोर कोर्ट ने यहाँ पे रेफर करा जो ऑब्जेक्ट और पर्पस था 2005 के एक्ट का, जो कि इस केस में आया था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर के केस में। उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो एक्ट है वो इनैक्ट इसलिए करा गया है ताकि प्रोमोट की जा सके ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, जो कि स्ट्रेंथन करेगी हमारे कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को पूरी तरीके से। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी थे पब्लिक डोमेन के अंदर और उसको देखते हुए कोर्ट ने ये कंक्लूड करा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है जो कि सर्व होगा बाय डिस्क्लोजिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर उसको डिस्क्लोज करने से अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 1A ऑफ द एक्ट। उसके बाद फर्दर कोर्ट ने बात करी पब्लिक डोमेन के एस्पेक्ट के बारे में एंड द प्रीव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू के बारे में। यहाँ पे जस्टिस गोगोई ने ये कहा कि जो आर्गुमेंट्स मेड किए जा रहे हैं रिस्पोंडेंट्स के द्वारा कि यहाँ पे जो स्टेट एक्शंस है वो परव्यू के बाहर है जुडिशियल रिव्यू के, उसके आउटसाइड स्कोप है, वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ऑब्जर्व करा अपने ऑब्जर्वेशंस बाय जस्टिस HR खन्ना इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वहां पे जस्टिस HR खन्ना ने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होता है अगर उसका एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है तो वो इस बात का या इस फैक्ट को ऑब्लिटरेट नहीं करेगा कि जो डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है उसके ऊपर आप तभी अराइव कर सकते हैं जब हम लोग बिल्कुल शांत और काम तरीके से और डिस्पैशनेट एटमोसफेयर में कोर्ट रूम के उस चीज़ को देखें कि जो जज है जब उसको अपने ऑर्डर को लिखना है, अपना जजमेंट लिखना है, उसको अगर लेजिटिमेसी चाहिए तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ों से इस बात को दूर रखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी ऑफ पॉलिटिक्स है या फिर कोई ऐसा फॉर्च्यून है जो कि पॉलिटिकल राइवल्स का, पार्टीज का है, वो फ्लक्चुएट करता है। और यहाँ पे केवल हमको जो एकेडमिक इंटरेस्ट है वहाँ पे डॉक्यूमेंट का, जो उनका सीधे सीधे एक वैल्यू है, एविडेंशियरी वैल्यू, केवल उसको हमको देख के चलना है। जो प्राइमरी ड्यूटी होती है यहाँ पे
अपहोल्ड करने का हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज होते हैं उनको हम लोग विदाउट फियर और विदाउट किसी फेवर किसी और को करे हुए करना चाहिए। और ये सब करते हुए हम लोग नहीं अलाउ कर सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर कोई इकोनॉमिक थ्योरी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें जो कि कॉट करे किसी की फैंसी या फिर किसी डिसीजन को कलर करे या फिर उसमें एक गलत एस्पेक्ट जोड़े, उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको उसको प्रेजुडिस करे एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ या फिर गवर्नमेंट को उससे प्रोटेक्शन मिले। कॉन्सिक्वेंटली कोर्ट ने जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस थे इस केस के अंदर टू द वैलिडिटी ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द 3 डॉक्यूमेंट्स रिव्यू पिटीशन के अंदर उन प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और उसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया और कहा कि जो 2018 का वर्डिक्ट था वो बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।